सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, लद्दाख में जो हिंसा हुई उस हिंसा को, बीजेपी के दफ्तर को जलाया गया, क्या चल रहा है ये लद्दाख के अंदर? वहाँ एक और समस्या है जो अभी सामने नहीं आई है, बाद में बाहर आएगी वो क्या? हमेशा हम ये कह देते हैं कि भाई इंटेलिजेंस फेल्योर है। ये एक ऐसा वर्ड है जो हर चीज़ को कवर अप कर देता है। खेल के जरिए राजनीति चल रही है, ये ठीक मुझे तो नहीं लगती। आपको क्या लगता है? एक धंधे को आप इस देश के शहीदों के परिवारों के सामने अगर आप उसका कंपैरिजन करते हो ना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही निम्न स्तर की बात है। अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जो है ईबीसी, कैसे देख रहे हैं इस कम्युनिकेशन को? जय जगत। जय जगत। कहा था ना मैंने जी। तो आपने कहा कि हम ईबीसी का अति पिछड़ा वर्ग का हम मैनिफेस्टो लेके आए हैं, ये हम उसमें वायदे करते हैं। अगर आप पूरे चंग के लिए कर देते, ओबीसी के लिए कर देते, तो क्या बिगड़ जाता आपका? इलेक्टोरल स्ट्रेटजी के तौर पर अगर हम इसको देखते हैं तो आप ईबीसी की बात करके उस एक सेक्शन को ले आना चाहते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि ओबीसी यादव जो है वो हमारे पास रहने ही वाला है। इस बात की गारंटी अति पिछड़ा वर्ग को कौन देगा कि सरकार आने पर, सत्ता आने पे यादव हमें परेशान नहीं करेगा? उसे सुरक्षा की गारंटी उन्हें कौन देगा? मैनिफेस्टो लॉन्च में तेजस्वी यादव भी हैं। कौन कहेगा ये बात कि नहीं? कहीं से नरेंद्र राव का नाम जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ कि अध्यक्ष बन सकते हैं। मैं बड़े हैरानी राव नरेंद्र राव साहब तो ये राव साहब कहाँ से आए? राव नरेंद्र उसके बाद 2014 में चुनाव लड़ते हैं, 19 में लड़ते हैं, 2024 में लड़ते हैं। तीनों चुनाव हार जाते हैं, जिसमें 2 में उनकी जमानत जब्त होती है। अब सवाल ये है नीरज जी, राव नरेंद्र को 3 बार टिकट किसने दी? जिस व्यक्ति को तुम 11 महीने पहले ये कह रहे थे कि हमें हुड्डा परिवार से बाहर झांकना पड़ेगा, 11 महीने बाद आप एक बार फिर से हरियाणा के दोनों महत्वपूर्ण पद हुड्डा साहब को दे रहे हो। क्या होता है कि हुड्डा के बाहर कोई विकल्प मिलता ही नहीं है। नीरज, बहुत सारी बातें कैमरे पे नहीं हो सकती। और कहाँ करेंगे? हाँ, ये उनके रिपरकशंस बहुत लंबे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक शो देखी जाए के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। तो आपको पता है, घूमते हैं हम इस सीरीज के तमाम शोज में। इस बार भी घूमेंगे लद्दाख, दुबई, जहां इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, फाइनल हुआ है और इंडिया जीत गई है। हरियाणा में घूमेंगे और हरियाणा में थोड़ा सा ज़्यादा समय हम लोग बिताएंगे, और घूमना ज़रूरी है बिहार में भी, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। तो इन तमाम जगहों पर घूमते हुए बातचीत क्या करनी है वो जानने के लिए आपको देखना होगा ये पूरा एपिसोड। पूरी चर्चा आप सुनिए। चर्चा कैसी लगेगी वो बाद में आपको कमेंट बॉक्स में बतानी भी है। तो चर्चा शुरू करते हैं आदेश जी। और जैसा कि हमने कहा कि बहुत अलग अलग जगहों पे हम घूमेंगे, मुझे लगता है सबसे पहले चलना चाहिए, बहुत खूबसूरत जगह है लद्दाख। उस खूबसूरत जगह में बहुत बदसूरत घटना घट रही है। जेनजी रिवॉल्यूशन का नाम, उसकी गूंज भारत में भी सुनाई देने लगी है। कैसे देख रहे हैं आप सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, लद्दाख में जो हिंसा हुई उस हिंसा को, बीजेपी के दफ्तर को जलाया गया, क्या चल रहा है ये लद्दाख के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि लद्दाख को किसी की नज़र लग गई है, उसकी खूबसूरती को। और वहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं और एक अलग जगह है वो। तो जो हिंसा हुई, मैं कहूँगा कि वाकई में ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पार्टी का ऑफिस जला दिया गया, बीजेपी का ऑफिस। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए कि आपने सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया, मुझे लगता है कि वो उससे भी ज़्यादा निंदनीय घटना है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सरकार से सवाल पूछता है तो आप उसे अराजकता नहीं कह सकते, वो उसका अधिकार है। मैं मानता हूँ कि हिंसा गलत है, हिंसा को आप कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हिंसा क्यों हुई? एजेंसीज क्या कर रही थी? क्या उनके पास पहले से इनपुट नहीं था कि भाई क्या कोई षड्यंत्र हो रहा है, क्या कोई घटना हो सकती है? इतने ज़्यादा युवा सड़कों पे हैं। बेसिकली वहाँ भी जो समस्या है वो बेरोजगारी की है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ है, पंचायत का, नगर निगम का, नगर पालिका का, जो भी जितने भी वहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहले वहाँ विधायक चुन के आते थे, ठीक है। अब जब वो कश्मीर के साथ थे, अब जब से आपने उसको अलग से टेरिटरी बनाया, केंद्र शासित बनाया है, हाँ, तब से वहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जब आपने सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया, जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति जिनके ऊपर मूवीज़ बन रही हैं, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो आर्मी के लिए एक अलग तरीके की इक्विपमेंट्स कहूँ या ज़रूरत की चीज़ें कहूँ, वो बना रहे हैं और आपके साथ इतना सहयोग कर रहे हैं, जिनको मैगसेसे अवार्ड भी मिला हुआ है,
एकदम से रातों रात वो देशद्रोही बन जाते हैं? ये मेरी समझ में तो नहीं आया। क्योंकि सवाल उठा रहे हैं इसलिए तो देशद्रोही। इसलिए आप देशद्रोही हो गए। और वो नैरेटिव जो है, वो जो बात है, वो देश की मीडिया बता रही है लोगों को कि नहीं, ये व्यक्ति जो है, इनका कनेक्शन पाकिस्तान के किसी जासूस के साथ है, इसलिए हमने ये पाया है। तब से कहाँ थे आप, जब से ये हिंसा नहीं हुई थी? जब ये हिंसा हुई उसके बाद आपने ये कहा कि विदेशी ताकतों का हाथ है सोनम वांगचुक के साथ में, और वो बांग्लादेश गए थे, उनके साथ वहाँ के एक नेता की फोटो है, एक जासूस है जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई है जो पाकिस्तान से संबंधित है। लेकिन रातों रात आप किसी व्यक्ति को उसके ऊपर आप UAPA लगा के उसको आप बंद कर देते हो, क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल पूछा, और उस बीच में वहाँ पे एक घटना हो जाती है जिसमें आगजनी होती है, 4 लोगों की मौत हो जाती है, काफ़ी लोग घायल होते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये हमारी एजेंसियों का फेलियर है कि जिनको इस बात का आभास नहीं हुआ कि हाँ, वहाँ पे युवा इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन वहाँ भी ना जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की है जी। और वहाँ एक और समस्या है जो अभी सामने नहीं आई है, बाद में बाहर आएगी वो क्या? कि वहाँ पे भी कॉर्पोरेट हाउसेस को ज़मीनें दी जा रही हैं। वो कौन से कॉर्पोरेट हाउस हैं? पहली बात, कौन सी ज़मीनें दी जा रही हैं? वहाँ एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ जो लोग बकरी पालते हैं, वहाँ उनकी बकरियाँ वहाँ जाती हैं घूमने, और वो उनको शाम को वहाँ से पकड़ के ले आते हैं, वहाँ पे चरती हुई हैं। तो उस इलाके को लेकर काफ़ी वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जो दिल्ली तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे कुछ ज़मीन कॉर्पोरेट हाउसेस को देने की कवायद चल रही है, तैयारी चल रही है। वहाँ पे वो खबर है, कॉर्पोरेट हाउस कौन सा है, कितनी ज़मीन दी जा रही है, किस काम के लिए दी जा रही है। बल्कि जो पश्मीना शॉल जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो वहीं पे बनता है, लद्दाख। हाँ। तो ये जो चीज़ें, ये जो परतें खुलनी बाकी हैं अभी, तो जब ये परतें खुलेंगी तो आप समझ पाएंगे क्या सही में सोनम वांगचुक जो है वो देश विरोधी हैं, या फिर क्योंकि उन्होंने सवाल पूछ लिया इसलिए कहा कि वो तो ठीक नहीं है भाई, शायद इनको जेल में डाल दो। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले जो लोग हैं वो देशद्रोही हैं या ये देशद्रोही हैं, परतें खुलने के बाद पता पड़ेगा। अच्छा आदेश जी, कई घटनाएं ऐसी जब मैं देखता हूँ, चाहे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इससे पहले पुलवामा में जो CRPF के जवानों की शहादत हुई विस्फोट के कारण, चाहे मणिपुर में जो आग लगा रहा, हमेशा हम ये कह देते हैं कि भाई इंटेलिजेंस फेल्योर है। क्या हमारी इंटेलिजेंस इस हद तक खराब हो चुकी है, या फिर ये कुछ और है जिसको इंटेलिजेंस फेल्योर के टर्म में हम लोग भी दबा रहे हैं? ढका जाता है, ढक देते हैं इंटेलिजेंस फेलियर क्यों ना के नाम पे, या क्या कहते हैं विदेशी ताकतें आ गई हैं, इसलिए आप ये एक ऐसा वर्ड है जो हर चीज़ को कवर अप कर देता है। और देश के लोग हमारे इतने भोले हैं, वो समझते हैं कि यहाँ सही मायने में जो विदेशी ताकतों का हाथ है और मोदी जी की कुर्सी को हिलाने की कोशिश हो रही है, इसलिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। कम से कम जो 40% 38% के आसपास जो बीजेपी का वोटर है, वो तो इस बात को मान ही लेता है कि मोदी जी के खिलाफ साजिश हो रही है। तो बेसिकली वो एक, मैं ये कहूँगा कि वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। जैसे आप ये कहते हो कि विदेशी ताकतों का हाथ है, तो एकदम से वो जैकेट आप पहन लेते हो और उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता। किसी ने सोचा कि लगभग 2 साल से मणिपुर में क्या हो रहा था और अब आखिर में PM क्यों गए? ठीक है, सोचा किसी ने? नहीं। किसी ने सोचा कि इतने बड़े शिक्षावादी व्यक्ति जो इतने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सोनम वांगचुक, उनको रातों रात उनके ऊपर UAPA लगा दिया गया? सोचा किसी ने? वो तो मुसलमान भी नहीं है, अगर मैं यही कह दूं तो। ठीक बात है। 2020 के दिल्ली दंगों में उमर खालिद और उनके साथी जेल में बंद हैं और आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ट्रायल नहीं हो रहा है, और बिना ट्रायल के आप उनको आपने बंद कर रखा है बस बिना ट्रायल के। क्या वो उनके संविधान के अधिकारों का हनन नहीं है ना? जो कानून का अधिकार है वो तो सबके पास है ना, सुनवाई का, बेल का, ठीक है। आप अगर वो दोषी हैं तो उनको सजा दो और जेल में डाल दो, ठीक बात है। लेकिन 5 साल से आप किसी के केस की सुनवाई नहीं करोगे, जेल में बंद रखोगे उसको, उसकी बेल को लगातार आप टालते जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, एक नहीं है। पैटर्न ऐसा नहीं दिखता है कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में परसेप्शन ये डेवलप कर दो, ये देशद्रोही है, गद्दार है। मैं वही कह रहा हूँ कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल सरकार से पूछे जाते हैं, क्योंकि देश की जनता आपको
उस गद्दी पे बिठाती है। अब वो सांसद चुनती है, फिर वो सांसद चुन के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। वो अलग बात है कि आजकल प्रधानमंत्री सांसद वो चुन रहे हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन प्रोसेस यही है। तो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जनता के जो सवाल हैं, विपक्ष के जो प्रतिनिधि हैं, वो उनके बिहाफ पे सरकार से सवाल पूछते हैं। विपक्ष का मजबूत होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, ताकि नेपाल जैसी स्थिति, बांग्लादेश जैसी स्थिति जो श्रीलंका में हुआ, वो हमारे यहाँ ना हो। इसलिए एक स्वस्थ लोकतंत्र में, एक मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी बेहद जरूरी है। स्वस्थ लोकतंत्र की जब आप बात करते हैं तो अराजकता इस बात को लेके नहीं कह सकते किसी को, उसने सवाल पूछ लिया, क्या हो गया यार, सवाल पूछ लिया तो जवाब दे दो, तुम्हारा काम जवाब देना है। तुम्हें किस लिए बैठाया है कुर्सी के ऊपर? कि आपको देश चलाना है, जो गलत है उसको ठीक करना है, आपको देश का विकास करना है, आपको हर सेक्टर में काम करना है, आपको देश की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। ये जो नागरिक 140 करोड़, ये इनका कवच आप हो, सरकार है। ठीक बात, यही तो काम है ना। अब अगर आपको सवाल का जवाब देना पड़ जाए तो आप देशद्रोही हो, आप अर्बन नक्सल हो, आप खान मार्केट गैंग हो, ठीक है, टर्म्स तो बहुत सारे हैं। आप खालिस्तानी हो अगर आप किसान को प्रोटेस्ट में बैठे हो तो ये एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। और बल्कि उल्टा है, बहुत सारे मीडिया के साथी भी हमारे ऐसे हैं जो सरकार से सवाल नहीं पूछते, विपक्ष से पूछते हैं। अरे भाई, मानो विपक्ष सत्ता में बैठा हो। राहुल गांधी की गलती है, अखिलेश यादव की गलती है। तो ये एक डिफरेंट ट्रेंड है, इसमें आप सवाल मत पूछो, बस बाकी आप जो मर्जी करते हैं। जब आप स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं ना, तो 3-4 बिंदुओं को बताते हुए मैं आपकी राय इसमें जानना चाहूंगा कि आप 370 एब्रोगेट करते हैं, एक राज्य को डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ते हैं और केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। जब से टूटा तभी से ये उम्मीद थी और ये डिमांड था कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा हमारा रिस्टोर किया जाए। लोक सेवा आयोग की भी बात है, छठे अनुसूची में डालने की भी बात है, रोजगार का भी डिमांड है। इस डिमांड को लेकर यंगस्टर्स जो थे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक, और उसके बाद ये घटना घटी, हिंसा की आगजनी हुई बीजेपी के दफ्तर में। निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, उनका ट्वीट मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि आग किसी के कंट्रोल में नहीं होता है और आग लगाई है कांग्रेस के पदाधिकारी ने, इसका नतीजा बुरा होगा, ये चुनौती कांग्रेस हमें ना दे। सोनम वांगचुक ने कहा हिंसा के बाद कि पीसफुल मैसेजिंग का मेरा जो प्रयास था वो फेल हो गया है। तो उन्होंने 2 बातें कही सरकार से। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाइए लद्दाख के मामले में, और प्रोटेस्टर से कहा कि भाई हिंसा को हाथ में मत लीजिए, मतलब हिंसा का सहारा मत लीजिए। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या स्टेट होगा? देखिए, वहाँ केंद्र का शासन है। अगर किसी भी पार्टी के लोगों ने वहाँ पे आग लगाई है, किसी भी पार्टी के लोगों ने वहाँ पे हिंसा की है, किसी भी पार्टी के लोगों ने बीजेपी के हेडक्वार्टर को जलाया है, वहाँ पे जो भी वहाँ का ऑफिस है, तो आप उनको जांच कीजिए और उनको जेल में डालिए। ठीक, सरकार आपकी है, होम मिनिस्टर आपके हैं, और सबसे मजबूत होम मिनिस्टर है, ऐसा बीजेपी खुद कहती है और लोग भी मानते हैं इस बात को। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को, और जो कि काफ़ी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है निशिकांत दुबे, उनको ऐसी जब इतनी बड़ी आग लगी हो, जब हिंसा फैल रही हो, उस आग में घी नहीं डालना चाहिए। उनका काम है कि उसमें आप पानी डालें, ठंडा करें उसको, क्योंकि देश का हिस्सा है, देश ही तो है। ठीक बात है। आप कौन सा नेपाल की बात कर रहे हो, आप तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हो ना। ये वैसा ही हो गया जैसे 2020 में जब दिल्ली दंगे हुए, अनुराग ठाकुर ने कहा कि गद्दारों को गोली मारो सालों को, उससे आपने उसको और भड़का दिया। ठीक है, ये वैसा ही हो गया जैसे उत्तराखंड में अभी धामी साहब ने कहा कि ये नकल जिहाद है। ठीक है, और वो नकल जिहाद उनके ऊपर इतना उल्टा पड़ गया कि वो छात्र नहीं माने, और आज मजबूरन इस पूरी केस की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी, उत्तराखंड पेपर लीक मामले में, जो उन छात्रों की डिमांड थी। ठीक है, तो निशिकांत दुबे जैसे सीनियर सांसद को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि कई लोग ऐसे हैं पार्लियामेंट के अंदर जिनको बीजेपी उनके भाषण के कारण ही यूज करती है, उनके जो शब्द होते हैं। जैसे आप देखो, कभी भी जब बहस होगी संसद के अंदर, और जब खासतौर पर गांधी परिवार के खिलाफ बोलना होगा, तो निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर और संबित पात्रा, ये 3 लोग चुने जाते हैं। अब मैं इस पे क्या बात करूं, जब संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी अपने कोलीग को ये कह देते हैं कि वो कठमुल्ले बैठ जा, वो आतंकवादी बैठ जा,
तो जब संसद के अंदर ऐसा होता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, हम्म। तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि इनकी भाषा क्या होगी? आपने ना एक बहुत गंदा मैं कहूंगा कि पैरामीटर सेट कर दिया है, वो भी हाउस के अंदर भी और बाहर भी। ठीक बात है। और ये इतनी आसानी से जाएगा नहीं, ये बीज बोया है आपने, जो आहिस्ता आहिस्ता पेड़ बन रहा है। तो इससे क्या होता है, दूसरे सांसदों को भी, या दूसरे पार्टी के हों या उनकी पार्टी के हों, किसी पार्टी के हों, सबको एक लगता है कि यार हम भी कर सकते हैं ये काम। तो हाँ, पूरा माहौल वैसा हो जाता है। अगर नफरत फैलाने से ही वोट बढ़ती हो, अगर नफरत फैलाने से ही आपकी पार्टी में इज्जत बढ़ती हो, अगर जिस दिन पहले दिन अगर किसी ने सही भाषा का इस्तेमाल नहीं किया और उसको ऊपर से फटकार पड़ जाए पार्टी की चीफ की तरफ से या प्रधानमंत्री जी की तरफ से, तो कोई भी सांसद चू नहीं करेगा, भाषा पे संयम रखेगा। लेकिन वहां पड़ती नहीं है, वहां तो वो काबिलियत है, अवार्ड मिल जाता है। हाँ, बल्कि हो सकता है कि बंद कमरे में पीठ ठोकती हूँ उसकी, वेरी गुड, कीप इट अप, शाबाश, है ना, ये भी हो सकता है। ठीक बात है। तो निशिकांत दुबे का ये जो स्टेटमेंट है, ये मुझे लगता है कि जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी वाले स्टेटमेंट नहीं है। उनको सोच समझ के एक सांसद के रूप में, एक सीनियर सांसद के रूप में थोड़ा सा अपने आप को स्टेट्समैन टाइप दिखाएं कि यार अब तो बड़े हो गए हो यार। हाँ, अभी विपक्ष में नहीं हो। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप 15-20 साल संसद में रह लेते हो, तो फिर तो कम से कम ऐसे भी मतलब जैसे गली के गुंडे करते हैं। थोड़े स्टेटमेंट बनो यार, अच्छी बातें करो, इकोनॉमी की बात करो, ताकि इस देश की युवा पीढ़ी आपसे सीखे और उनको प्रोत्साहन मिले कि हम भी सांसद बन सकते हैं। आपकी बातें ऐसी होती है कि जैसे आप मतलब आजकल के सरपंच भी ऐसे बात नहीं करते। मतलब साधारण इंसानियत की बात तो कर ही सकते हो, इकोनॉमी में हाथ स्ट्रांग नहीं है तो। अरे हाथ तो सब में स्ट्रांग है, करना नहीं चाहते ना, करना नहीं चाहते, ठीक है। एक शेर मुझे याद आता है सर कि पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है, लेकिन आंख में पानी बचे तब तो। और जब आंख में पानी की बात मैं करता हूँ तो मैं पहुंच जाता हूँ दुबई, जहाँ पे अभी एशिया कप। अब आंख में शर्म ही नहीं बची तो पानी कहाँ से बचेगा? शर्म पानी कुछ भी नहीं बचा साहब। बहरहाल दुबई में फाइनल मैच खेला गया और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और पूरा देश झूमने लगा। वो लोग भी नाचते हुए दिखे जो लगातार बायकॉट की बात कर रहे थे। मेरा इशारा किन की तरफ है आप समझ ही गए होंगे। और एक जो महाशय हैं 56 इंच वाले हमारे देश के मुखिया, उनका तुरंत ही ट्वीट भी आ गया और उन्होंने उस खेल के मैदान को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया। तो ये जो खेल के जरिए राजनीति चल रही है, ये ठीक मुझे तो नहीं लगती। आपको क्या लगता है? ये उन 26 परिवार या वो 26 परिवार जो तबाह हुए थे पहलगाम में, मुझे लगता है कि ये उनके जख्मों पर नमक लगा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट है, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, ठीक बात है। वो इस देश का एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता वहाँ पे। उनके हिसाब से मुझे लगता है बहुत निम्न स्तर का ट्वीट था। आप एक युद्ध के मैदान को, जहाँ एक आतंकी हमला होता है, हिंदुस्तान के 26 लोगों को मार दिया जाता है और हमारी बहन बेटियां विधवा हो जाती हैं, उसको आप एक खेल के मैदान से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये खेल के मैदान में सट्टा लगता है, हर चीज़ फिक्स होती है, ठीक है, करोड़ों के स्पॉन्सर होते हैं, लोगों को पैसा जाता है, ठीक है, ये धंधा है। एक धंधे को आप इस देश के शहीदों के परिवारों के सामने अगर आप उसका कंपैरिजन करते हो ना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही निम्न स्तर की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जिनका मरता है वो जानते हैं दर्द को, ठीक है ना। यंग लड़कियां थी, अपना वो हिमांशु निर्वाल थी, एक लड़की शुभम द्विवेदी की पत्नी थी, इनकी शादियां एक हफ्ते पहले हुई थी। अब आप इनके जो जख्म हैं जो अभी तक नहीं भरे हैं, आप उन पर नमक लगा रहे हो, रगड़ रहे हो, बल्कि लगा नहीं रहे हो, रगड़ रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर और कहाँ ये एक मैच। और देखो 2 बार पाकिस्तान हारा इंडिया से, फिर भी फाइनल में पाकिस्तान ही आया। हाँ। ये ऐसी सेटिंग करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि जो धंधा आएगा ना, जो पैसा आएगा, इसी मैच से तो भारत पाकिस्तान से ही आएगा। सबसे हाईएस्ट सट्टा उसी में लगेगा, सबसे ज्यादा पैसे उसी में आएंगे, सबको पता है। ठीक बात है। और फिर ऊपर से एक और नाटक, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है भाई, या तो मैच, ये खेल है, ठीक है ना, ठीक बात। या तो खेल खेलो या मत खेलो, और खेल रहे हो तो हाथ भी मिलाओ, फिर ट्रॉफी भी लो जी। अब जिनकी नकवी साहब की इन्होंने बात की, मोहसिन नकवी साहब की, वो मुझे लगता है कि एशिया क्रिकेट एसोसिएशन के हेड चेयरमैन है वो, ठीक है, क्रिकेट काउंसिल के। अब मान लो कि वो वहाँ पे
मौजूद हैं, प्रोटोकॉल के लिहाज से आपको वही ट्रॉफी देंगे। ठीक है। प्रोटोकॉल ये बनता है। अगर मान लो कि वहाँ किसी स्टेट का हेड होता और वो मतलब उसके बाद वो ट्रॉफी देते, आपको भी लेनी पड़ती। अब आप सपोज करो कि अहमदाबाद में मैच हुआ, ठीक है, तो जो हमारे बीसीसीआई के हेड थे उस वक्त जय शाह जी, उनके साथ में खड़े होकर अगर प्रधानमंत्री जी वहां पे आते हैं तो फिर वो ट्रॉफी देंगे। ठीक है, आपने एक गलत ट्रेंड सेट कर दिया है। आईसीसी कोई आपके घर की तो है नहीं। ठीक बात है। तो खेल को खेल की तरह खेलो और जंग को जंग की तरह लड़ो और दुश्मन को दुश्मन की तरह ही देखो। एक तरफ अब ये बताओ मुझे आप, क्या पाकिस्तान को फाइनेंशियली हेल्प नहीं होगी मैच खेलने से? 100% हुई है ना, बस सैकड़ों करोड़ों खत्म होगी बात। हाँ। और कैसा मैच हो रहा है? कोई उसमें बैट से ऐसे फायर करने की कोशिश कर रहा है, कोई जहाज गिराने की कोशिश कर रहा है। मतलब इतनी ज्यादा घृणा भरी है इन लोगों के अंदर ना, मतलब जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ये, तो तभी आप खेल रहे हो। लेकिन समस्या पता क्या है, ये इन लोगों को जो सबसे बड़ी काबिलियत इनकी है ना, कि इन लोगों को जनता का मूर्ख बनाना आता है। और यही चाहते हैं कि जो हमारा कैडर है ना, जो हमारा 40% वोट है, कम से कम वो हमारा लामबंद रहे, उसके सेंटिमेंट को अपीज उसके सेंटिमेंट को अपीज करते रहे, हिंदू तुष्टीकरण होता रहे, उसको अपनी तरफ खींचते रहो। चलिए सर, क्रिकेट के मैदान से थोड़ा सा पॉलिटिकल होता है, क्योंकि हमारी चर्चा का जो सार है वो तो पॉलिटिकल ही रहता है और थीम भी। क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह का सपोर्ट गार्नर करना चाह रही थी मोदी सरकार, वो गार्नर कर नहीं पाई? लोगों के मन में जो सेंटिमेंट्स को लेकर उद्वेलन पैदा करना चाह रही थी वो कर नहीं पाई? चुनाव आने ही वाले हैं बिहार के, उसको देखते हुए एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज को चालू किया गया। ये मैसेजिंग का तरीका रहा होगा? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इसलिए नहीं कर पाई कि जिस दिन 10 मई को शाम को लगभग 5 बजे के आसपास अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने ट्वीट करके ये कहा कि हमने सीज फायर करवा दिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी तीसरे कंट्री ने सीज फायर कराया हो हिंदुस्तान के किसी लड़ाई के बीच में। तो वो सबसे बड़ा सेटबैक था प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उनकी विदेश नीति के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका बीच में बातचीत करवा भी रहा था, आप इतना मैनेज ज़रूर कर सकते थे कि भाई इसकी घोषणा हम करेंगे, बाकी सब हम देख लेंगे बाद में, जो भी ट्रेड डील करनी है, जो भी होना है वो भी कर लेंगे। लेकिन वहाँ तो चोट खाई ही खाई कि सीज फायर अमेरिका ने किया। उसके बाद जिस ट्रेड डील का हवाला बार बार ट्रंप देते रहे, वो ट्रेड डील भी नहीं हो पाई। पहले 25% टैरिफ लगा, फिर 50% कर दिया गया आपके ऊपर। अभी तक भी आप उससे जूझ रहे हो और दोनों तरफ से बातचीत चल रही है, लेकिन 50% टैरिफ जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हम फार्मा कंपनीज पे भी टैरिफ लगाएंगे, वो भी उन्होंने लगा दिया। तो सीज फायर में खाई, तो लोगों के बीच में वो क्या कहते हैं कि खराब संदेश गया कि अमेरिका ने कैसे हमारे बीच में घुस के और सीज फायर कर दिया, गया ना खराब। दूसरी बात, फिर उन्होंने कहा कि सिंदूर लेके जाएंगे घर पे, घर घर सिंदूर लेके जाएंगे। अरे भाई, सिंदूर जिसके घर जाएगा वो उसका पति लेके जाएगा ना। सही बात है। नरेंद्र मोदी की डब्बी लगा के सिंदूर की बात हो रही थी ना वहाँ पे, तो भाई वहाँ मोदी जी ने सिंदूर भेज दिया, घर घर सिंदूर, वो उल्टा पड़ गया, वो इनको वापस लेना पड़ा जी। सिंदूर कौन लेके जाएगा? पति लेके जाएगा वापस। सुहाग अपना अपना देख लो ना भाई। ठीक बात है। और तुम देख रहे हो पूरे देश का सुहाग, वो उल्टा पड़ा, उनको वापस लेना पड़ा, ट्रेड डील में फंसे हुए अभी तक। फिर जब अमेरिका ने ये कहा कि रशिया का तेल परचेज नहीं करोगे, क्योंकि अंबानी साहब को उसमें मोटा बेनिफिट हो रहा है और उसके बेनिफिट्स कहीं और भी जा रहे हैं और वो अडानी पोर्ट्स के थ्रू आ रहा है, फिर वहां फंसे। चौथा, अडानी की जांच पहले से चल रही है वहाँ डीओजे में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। तो एक के बाद एक सेटबैक लगता गया। अब आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को क्या बिहार के चुनाव से पहले जिंदा करना है? कर सकते हैं। जब ये भाषण देंगे प्रधानमंत्री जी, उसको पूरा देश का मीडिया दिखाएगा और संदेश जाता ही है। कम से कम ट्वीट के जरिए तो वही मैसेजिंग की ना। हाँ, किया वही है, लेकिन होता क्या है ना, ये जैसे विज्ञापन आता है टीवी के ऊपर, उसका मकसद क्या होता है? वो बार बार कहता है कि सर्फ एक्सल लो, सर्फ एक्सल लो, सर्फ एक्सल हैमर करना होता है। तो जब आप दुकान पे जाते हो ना, तो आपको 3-4 दिखेंगे, लेकिन सर्फ एक्सल यहाँ पे बैठा होगा। ठीक बात है। तो ऐसे ही ये क्या करेंगे, ये इस मैच को भी राजनीतिक रूप देके और ये कहेंगे कि देखिए हमने खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, झंडा गाड़ दिया, ठीक है। ये नहीं बताएंगे कि आतंकियों ने हमारे घर में पहलगाम में घुस के हमारे 26 लोगों को गोली मारी थी
ठीक है, और हमारे 26 परिवार तबाह हो गए थे और हमारी बहन बेटियां जो विधवा हो गई थी, ये नहीं बोलेंगे। उस जांच में क्या हुआ है ना, पुलवामा में क्या हुआ, कहाँ से आए इतने आरडीएक्स, कोई नहीं बोलेगा। उरी में क्या हुआ, पठानकोट में क्या हुआ जहाँ आईएसआई बुलाई थी, है कुछ रिजल्ट उसका। लेकिन इनका जो स्टाइल है प्रचार और प्रसार का विद द हेल्प ऑफ मीडिया, वो बहुत इफेक्टिव है, इम्पैक्टफुल है, बहुत इम्पैक्टफुल है। लेकिन एक चीज़ और, मैं बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहता इस विषय को, लेकिन क्योंकि क्रिकेट का मामला है और क्रिकेट हमारे रगों में बहता है। तुम्हारी बहता, मेरी नहीं बहता। हम बिहारी हैं ना सर, हमारी में हम ही हैं बस। अच्छा। तो जो एक मोरल कॉन्साइंस होता है या मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे ऐसा लगता है कि उस स्टैंडर्ड्स पे आगे रहा है। लेकिन यहाँ पे नो हैंडशेक पॉलिसी जैसा जो कुछ आया, क्या आपको लगता है कि मोरल ग्राउंड्स पे भी हम पर थोड़ी सी आँच आई होगी? उनको ये भरोसा है ना कि देखो वो बार बार क्या करते हैं, वो ऐसी चीजें करते हैं कि जो जनता को गुमराह कर सकें, जनता को मूर्ख बना सकें। मैंने कहा ना कि उनका सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि हमारा 40% वोट इंटैक्ट रहे। बाकी जिसको जो सोचना है, जो होता है सोचते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें स्टेट्समैन समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो। लेकिन हमें कितने ऐसे ट्रोल्स हैं जिनको पीएम फॉलो करते हैं, है ना, वो गाली गलौज भी करते हैं, कभी अनफॉलो नहीं करते, कभी सोचते भी नहीं इस बारे में। उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का एक टारगेट वोटर होता है, हर न्यूज चैनल का एक टारगेट ऑडियंस होता है, हर अखबार का एक टारगेट रीडर होता है, ठीक है ना। कोई हर चीज, हर पार्टी या न्यूज चैनल या अखबार टारगेट ऑडियंस पे फोकस करते हैं। तो इनको भी पता है कि इनको कहाँ फोकस करना है, हमें क्या चाहिए, और सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं कहाँ फोकस करना चाहिए वोटर के हिसाब से। अगर बात करूं, और इसी बात से अब दुबई से वापस आते हैं, मेरे राज्य में चलते हैं, बिहार में। कांग्रेस को भी पता है कि कहाँ टारगेट करना है, कहाँ फोकस करना है। शायद नहीं, शायद कम्युनिकेशन के तरीके गलत हो जाए, लेकिन CWC की मीटिंग के बाद एक संकल्प पत्र जारी हुआ, अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र। अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जो है, EBC, कैसे देख रहे हैं इस कम्युनिकेशन को? जय जगत। जय जगत कहा था ना मैंने आपको, हमने अपने लास्ट टू लास्ट शो में शायद बताया था ये कि जय जगत क्या है। और जय जगत ने क्या किया है कि पोलराइजेशन कर दिया है, ध्रुवीकरण कर दिया है ओबीसी के अंदर। राहुल गांधी ने ओबीसी की बात करी तो एक ओबीसी काउंसिल बनी, जिसमें चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, काफ़ी बड़े बड़े नेता शामिल किए गए, और वो ओबीसी काउंसिल बड़ा अच्छा काम कर रही थी। अब जय जगत ने क्या किया कि हम इसमें ना, हम लैंडलेस ओबीसी और ईबीसी की बात करेंगे, ठीक है, हम पूरे ओबीसी की बात नहीं करेंगे। अब इन लोगों को ये नहीं पता है कि जहाँ जहाँ, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल कास्ट हो या कोई भी कास्ट हो, जहाँ जहाँ जो कास्ट डोमिनेट करती है ना, वही बाकियों को भी अपने हिसाब से मोल्ड कर लेती है। अब इन्होंने क्या किया, उसमें कुर्मी, यादव, गुर्जर और एक दो कास्ट जो डोमिनेटिंग कास्ट जहाँ जहाँ पे है, उनको बाहर कर दिया। और आपने कहा कि हम ईबीसी का, अति पिछड़ा वर्ग का हम मैनिफेस्टो लेके आए हैं, ये हम उसमें वायदे करते हैं। अगर आप पूरे चंक के लिए कर देते, ओबीसी के लिए कर देते, तो क्या बिगड़ जाता आपका? अब यादव ओबीसी है बिहार में, सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ, दलित उधर है, महादलित नीतीश कुमार के पास है, पिछड़ा में अति पिछड़ा जो ईबीसी है नीतीश कुमार के पास है। यानी आप टारगेट कर रहे हो स्पेसिफिकली नीतीश कुमार के वोट बैंक को टारगेट करने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब मोदी जी ने क्या किया है कि 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेज दिए, एक के खाते में, डीबीटी, ठीक है। अगर मैं ये मान लूं कि भाई इस एक परिवार में सिर्फ आपको एक ही वोट मिलेगी, 75 लाख वोट तो ये पक्की होगी। और लगभग जो 65 लाख का डाटा आने वाला है कि कितने वोट कटे, 50 लाख उसमें ज़ूम कर लो, कितना हो गया, 1,25,00,000 जीतने वाला मामला। सुनो ना, पिछला चुनाव कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन 12,000 वोटों से आ रहा था जी, तो कहाँ 1.25 करोड़ वोटर और कहाँ इधर ये 12,500 वोट, 12.5 लाख वोट। लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। मेरा इसमें सिंपल ये कहना है कि आप, अगर राहुल गांधी ने अगर ओबीसी की बात, कास्ट सेंसस की बात शुरू की थी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें आपको फायदा भी मिला, उत्तर प्रदेश में आपको फायदा मिला,
हरियाणा में आपको फायदा मिला, हम्म। राजस्थान में मिला, सब जगह फायदा मिला, क्योंकि राजस्थान में जाट ओबीसी में जी आता है और डोमिनेट करने वाली कास्ट है। जी ठीक है, तो आपको विपक्ष में रह के पोलराइज नहीं करना पोलराइज नहीं करना चाहिए था। पोलराइज करना, एक्सपेरिमेंट करना सत्ता का काम होता है। पहले सत्ता हासिल करो। आज आपको पूरे चंक की बात करनी चाहिए। आज आपको सिर्फ ओबीसी की बात करनी चाहिए थी। इलेक्टोरल स्ट्रेटजी के तौर पर अगर हम इसको देखते हैं तो एक चीज जो मेरे दिमाग में आई वो ये कि भाई जो यादव है बिहार में, ये माना जा रहा होगा या जब स्ट्रेटजी डिजाइन कर रही होगी महागठबंधन कांग्रेस की आरजेडी, तो मान रही होगी तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के साथ यादव जो है वो जाएंगे। अब इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग बचा, क्योंकि डोमिनेटिंग कास्ट जो है ओबीसी में ही, उससे पिछड़ा ओबीसी जो है परेशान होगा, हो सकता है उनके खिलाफ हो, और है भी सामाजिक स्तर पे। तो आप ईबीसी की बात करके उस एक सेक्शन को ले आना चाहते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि ओबीसी यादव जो है वो हमारे पास रहने ही वाला है। तो ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन भी तो हो सकता है। इस बात की गारंटी अति पिछड़ा वर्ग को कौन देगा कि सरकार आने पर, सत्ता आने पे यादव हमें परेशान नहीं करेगा? उससे सुरक्षा की गारंटी उन्हें कौन देगा? मैनिफेस्टो लॉन्च में तेजस्वी यादव भी है। नहीं, सुनिए सही, कौन कहेगा ये बात कि नहीं कल हमारी सरकार आएगी? क्योंकि मैं पैटर्न एक ही है, यूपी का भी और बिहार का भी। सत्ता आते ही अखिलेश यादव की, तेजस्वी यादव की, जो यादव है वो फिर डोमिनेट करता ही करता है। फिर वो देखता नहीं है कि अति पिछड़ा है, जर्नल है, दलित है, महादलित, अपने कुछ देखता नहीं है वो। ठीक है ना? तो उस ईबीसी को आप सबसे पहले गारंटी दीजिए कि हाँ सरकार हमारी आएगी, यादव हो या अपर कास्ट हो या कोई भी जाति हो, वो आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। नीतीश कुमार ने क्या दिया उनको? सुरक्षा। सबसे बड़ी बात व्यक्ति के लिए क्या होती है? सिक्योरिटी, और कुछ नहीं होता। आज इस देश के मुसलमान के पास क्या मिसिंग है? सिक्योरिटी। ठीक है ना? इसीलिए वो एक उम्मीद देखता है विपक्ष के अंदर। तो उस अति पिछड़े वर्ग को आपको पहले सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तब उसके अंदर भरोसा आएगा कि नहीं, मैं नीतीश कुमार को छोड़ के आगे बढ़ सकता हूँ, मैं राहुल गांधी के साथ जा सकता हूँ। मतलब लेकिन राहुल गांधी का स्टेक ही बहुत कम है वहां, टोटल स्टेक 20% का है। सबको पता मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेंगे। वॉल्यूम कम है आपके पास। हाँ, तो तेजस्वी यादव को कहनी पड़ेगी ये बात कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। लेकिन वो कहे कैसे? यादव भाग जाएगा। मतलब अगर आपका जो आप स्ट्रैटेजी कह रहे हो ना कि स्ट्रैटेजी हो सकती है, मान रहा हूँ हो सकती है, लेकिन अगर आप समूचे ओबीसी की बात करते हैं ना तो आपको ज्यादा फायदा होता है। और अगर स्ट्रेटजी के तौर पे ही कर रहे हैं तो इसका हीरो बनाते हैं इस लॉन्च का तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव के मुंह से कहलवाते हैं। यार पता क्या है नीरज जी, 100 से ज्यादा जाती हैं जो ओबीसी और ईबीसी में आती हैं। आप पूरा नहीं तोड़ सकते। आपका मकसद होना चाहिए था कि मैं 2, 4, 5, 10, 15, 20 छोटी जाति तोड़ूं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने उसको बांट दिया ओबीसी में और ईबीसी में, मुझे लगता है वो राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। आपको पहले सत्ता हासिल करनी चाहिए थी, फिर आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए थे। लेकिन हमेशा राहुल गांधी के आसपास के लोग ऐसा काम करते हैं। इन पिछले 2012-13 जब से वो जयपुर में वाइस प्रेसिडेंट बने थे, तब से लेके और अब तक लगभग 12-13 साल हो गए, हमेशा उनसे एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, जबकि उनके पास सत्ता है ही नहीं। एक्सपेरिमेंट्स आर कॉस्टली अफेयर्स। एक्सपेरिमेंट होते हैं जब आपके पास पावर हो, ताकत हो। आज क्या हो रहा है? 80-20 करेंगे हम, कर रहे हैं। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण करेंगे, कर रहे हैं। जाट वर्सेस गैर जाट करेंगे, कर रहे हैं। मराठा वर्सेस गैर मराठा करेंगे, कर रहे हैं। ठीक बात है। ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल करेंगे, वो भी कर रहे हैं। तो वो सत्ता तो ले लो पहले, सोर्स तो रहे आपके पास पावर का। यहाँ क्या है ना, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, स्वयंभू इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनको ये नहीं पता कि गांव में सरपंच का चुनाव कैसे होता है। राहुल गांधी को टीम ऐसी चाहिए जिनको गांव के सरपंच से लेकर और खान मार्केट तक सब पता हो, जिसको पता हो कि ट्रैक्टर कैसे चलता है और जिसको पता हो कि मर्सिडीज कैसे चलती है। इनके पास है, सिर्फ मर्सिडीज वाले हैं। व्यावहारिक ज्ञान जो आप कह रहे हैं धरातल, ये वो मिसिंग है। मतलब गांव में सरपंच का चुनाव कैसे होता है, नगर पालिका का कैसे होता है, नगर निगम का कैसे होता है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। कौन सी यादव गांव है, सपोज करो ओबीसी है वहाँ, और वहाँ 2 घर नाई के हैं, 2 ही होंगे या 3 होंगे, सुपर तो होंगे नहीं पूरे गांव में। ठीक है, वो किसकी सुनेंगे?
क्योंकि वो डिपेंडेंट है उस यादव के ऊपर। ठीक बात है। वो वही उसको वहीं बाल काटने हैं, उसको 6 महीने में अनाज लेना है, फिर उसका चावल पूरा- लेने हैं, उसका पूरा जीवन इन पर डिपेंडेंट है। पूरा जीविकोपार्जन वहीं से चल रहा और है। ये जो स्वयं इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उन दोनों को बांट रहे हैं, यादव को अलग और नाई को अलग, बढ़ई को अलग। कैसे कर दोगे यार? गांव में पॉसिबल है ये? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ठीक है, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन खाली हार्वर्ड कैम्ब्रिज से बात नहीं बनेगी। जो केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय हैं, जो गांव की पाठशालाएं हैं, जिनको ये पता है कि गांव में कितनी छोटी छोटी जातियां होती हैं, अरे गांव के चौपालों का ज्ञान हाँ, लेने वाले जो हाँ, लोग हैं, जो मैंने कहा था ना आपको, जो जी। गांव में वो चौपाल पे जी। पत्ते ताश खेल रहे होते हैं, जी। उनके पास जाकर बैठ जाओ आधा घंटा, सारा ज्ञान दे देंगे। ठीक बात है। जब ज्ञान की बात कर ही रहे हैं और चुनावों की बात हुई, बिहार की हो गई, तो आपके राज्य में आ जाते हैं और चुनावों से अलग संगठन की बात कर लेते हैं। भाई आपके राज्य में कांग्रेस की स्थिति बड़ी हास्यास्पद कहें, दुखद कहें, क्या कहें, समझ में नहीं आता है। क्यों? लेकिन कहीं से नरेंद्र राव का नाम जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ कि अध्यक्ष बन सकते हैं। मैं बड़े हैरानी में था। राव साहब कि ये राव साहब कहाँ से आए? मतलब राव साहब में हमने अजय यादव का नाम सुना था, राव इंद्रजीत ऑब्वियसली अहिरों के बड़े नेता हरियाणा के अंदर। तो ये राव नरेंद्र वाला जो पूरा प्रकरण है और अध्यक्ष सीएलपी वाला जो मामला है हरियाणा में कांग्रेस का, क्या है जी पूरा? पहले तो ये समझो कि यादव का नाम कहाँ से आया। दरअसल पिछले लगभग 20 साल से हरियाणा में दो ही जातियों को 2 पद मिल रहे हैं, दलित और जाट। दलित को अध्यक्ष और जाट को सीएलपी का नेता विधायक दल। अभी उदय भान अध्यक्ष थे और भूपेंद्र हुड्डा जो है वो सीएलपी के नेता थे। इससे पहले कुमारी शैलजा अध्यक्ष थी और भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष थे। उससे पहले अशोक तंवर अध्यक्ष थे और किरण चौधरी नेता प्रतिपक्ष थी। उससे पहले हुड्डा साहब सीएलपी थे एज ए चीफ मिनिस्टर और फूलचंद मुलाना वो अध्यक्ष थे। तो ये एक 20 साल का परंपरा चल रही थी दलित और जाट की। अब जब इस बार ये चुनाव हारे तो इन्होंने कहा कि हमें ये तोड़ना है इस गठबंधन को, जाट और दलित को। तो ठीक है, हम ना, और क्योंकि ओबीसी काउंसिल बन गई थी तो जो बीके हरिप्रसाद हरियाणा के इंचार्ज हैं वो उस काउंसिल में भी हैं, वो भी ओबीसी हैं। तो वहाँ कहा कि ठीक ओबीसी दो। अब इन लोगों को लगा कि यार नेता का मूड भी आजकल ओबीसी चल रहा है, तो ओबीसी दे दो। ठीक है। तो इन्होंने 3 यादव ओबीसी ढूंढे। अब देखो, इनको यादवों के अलावा कोई ओबीसी नहीं मिला और पूरे हरियाणा में, और एक पैनल बना और 3 नाम यादवों के दे दिए। उसमें राव नरेंद्र, राव दान सिंह और चिरंजीवी राव, अजय राव के लड़के, कैप्टन अजय के बेटे। और उनका संबंध आपके बिहार से भी जी 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 वो तेजस्वी के जीजा है। तो ये 3 नाम आ गए। अब उसमें सबसे पहला नाम है राव नरेंद्र, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और फैसला ये हुआ कि भूपेंद्र हुड्डा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, और राव नरेंद्र जो है वो अध्यक्ष। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि राव नरेंद्र कौन है? 2009 में कांग्रेस पार्टी को 40 सीट मिली विधानसभा चुनाव में, पूर्ण बहुमत नहीं आया। और कुलदीप बिश्नोई की पार्टी थी हजका, हरियाणा जनहित कांग्रेस, उसको कुलदीप बिश्नोई समेत 6 विधायक आए। तो इनकी पहले बातचीत चली, वो बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं आया। तो कांग्रेस पार्टी ने और हुड्डा साहब ने, जब उनके नज़दीकी लोगों ने 5 विधायक तोड़ दिए हजका के, और बहुमत हो गया। तो जब वो 5 विधायक टूटे तो उनमें एक विधायक राव नरेंद्र थे, हजका वाले, जो हजका वाले थे। तो 2009 में वो हजका से विधायक थे। तब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और ये 5 विधायकों का समर्थन दिया गया। ये मंत्री बने। उस दौरान एक सीडी जारी की अभय सिंह चौटाला ने जी। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सीडी है जिसमें एमएलए और मंत्री CLU, लैंड यूज चेंज के बदले पैसे ले रहे हैं। वो सीडी जारी कर दी गई और वो सीडी आज भी है। मामला चलता गया। वो उसमें 5 विधायक थे, राव नरेंद्र, जरनैल सिंह, रामनिवास गोड़ीला, नरेश सेलवाल, एक और थे कोई। तो सत्ता जब होती कुछ होता नहीं है। वो इंक्वायरी दे दी गई लोकायुक्त को, लोकायुक्त जांच करते रहे, कुछ हुआ उसमें टलता रहा वो। अब राव नरेंद्र उसके बाद 2014 में चुनाव लड़ते हैं, 19 में लड़ते हैं और 2024 में लड़ते हैं। तीनों चुनाव हार जाते हैं, जिसमें 2 में उनकी जमानत जब्त होती है। अब सवाल ये है नीरज जी कि
राव नरेंद्र को 3 बार टिकट किसने दिया? हम्म, अगर कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी राव नरेंद्र के नाम पे सहमत हैं, हम्म, मुझे पता नहीं है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ विद क्वेश्चन। अगर हैं तो अगर हैं हम्म, तो उनको ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि राव नरेंद्र को 3 बार टिकट किसने दिया? सबको पता किसने दिया, हुड्डा साहब ने दिया। अब अगर भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष और राव नरेंद्र अध्यक्ष बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति को तुम 11 महीने पहले ये कह रहे थे कि हमें हुड्डा परिवार से बाहर झांकना पड़ेगा, 11 महीने बाद 8 तारीख को 1 साल हो जाएगा, 8 अक्टूबर को 11 महीने बाद आप एक बार फिर से हरियाणा के दोनों महत्वपूर्ण पद हुड्डा साहब को ही दे रहे हो। तो ठीक क्यों? है, यानी आपके सामने कोई कंपटीशन नहीं है। हम्म, ये तो ये हो सकता है। और दूसरा जो आप मुझसे बार बार पिछली बार पूछ रहे थे, जो मैं नहीं बता पाया था आपको, तो वही बाकी सब नहीं भगवान नहीं को पता है। कुछ चीज़ें तो बतानी चाहिए मुझे लगता है, और बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि जब भी हम गेम खेला करते एक थे ना एक और बचपन एक और में। एक और चीज सुन, हाँ, एक चीज रह गई, बड़ी हाँ, इंपॉर्टेंट बात है। बताइए बताइए बताइए। वो जो उनकी सीडी थी ना, हम्म, वो थी अभय सिंह चौटाला के पास, जी। तो वो लोकायुक्त के पास चली गई जांच, तो सीडी वहां जमा होगी। हम्म, अब राव नरेंद्र के जो विरोधी थे पार्टी के अंदर, हम्म, अब वो लोग चाहते थे कि भाई वो सीडी हम दे राहुल गांधी को, हम्म, तो अभय सिंह के थ्रू उस सीडी की एक कॉपी मैनेज की गई और भेजी गई। और राहुल गांधी के पास भेजी गई। हाँ, अब इन लोगों को ये पता नहीं है शायद कि राहुल गांधी थोड़ी सीडी देखता है बैठ के। वीसीआर मंगवाएंगे, सीडी हाँ, डालेंगे, कि वो देखेंगे। कहेगा लाओ भाई सीडी देखनी है, बड़ी महत्वपूर्ण आई है, हाँ, करप्शन की बात हो रही है, मैं भी देखूं हमारे कौन से नेता ऐसे हैं। ऐसा नहीं होता, बड़े लोग ऐसे नहीं करते। अब उनके पास 2 लोग हैं, एक है वेणुगोपाल संगठन महासचिव, दूसरे है बीके प्रसाद हरियाणा के इंचार्ज। जी। वो एक ही बात बोलेंगे, वो वेणु देखो, लुक इनटू इट, हम्म, या बीके जी आपने देख लिया, बोला यस सर, इट्स ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 12 years नाउ। हाँ, खत्म, गई सीडी तेल लेने। इन सब से कुछ नहीं होना जाना। अरे भाई, वो किससे पूछेंगे? हरियाणा के इंचार्ज से। ठीक बात है, या अपने संगठन महासचिव से। दोनों कहेंगे ठीक है मैं भी देख रहा हूँ, वो कहेगा मैंने देख ली है, पब्लिक डोमेन में 12 साल से है, ठीक है, काम खत्म। एक एक सवाल ना सर मेरे जहन में फिर भी आता रहता है हमेशा। मैं जब हरियाणा में आया बिहार से सन 2002 में, तो ओम प्रकाश चौटाला का नाम ही सुना था, क्योंकि मुख्यमंत्री थे उस वक्त। और उसके बाद जब राजनीतिक समझ थोड़ी बहुत डेवलप हुई, तो पता पड़ा कि भाई इनेलो है जो जाट पार्टी है, और कांग्रेस जो है इंक्लूसिव है, मतलब तमाम जो गैर जाट पार्टी या फिर और बाकी जितनी भी जातियां हैं वो कांग्रेस के साथ ठीक हैं, अलाइंड हैं। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और कांग्रेस का जो चेंज है, तब्दीली जो है, वो जाट पार्टी के रूप में होने लगती है। 2009 में हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, लगभग हार ही जाते हैं, बहुमत तो आपको पूर्ण मिलता नहीं है, 40 हजका तोड़ के आप सरकार बना लेते हैं। 14 में आप लड़ते हैं, 14 में आप हार जाते हैं, चलिए मान लेते हैं मोदी वेव था। 2019 का चुनाव फिर से हुड्डा साहब की चेहरे पे ही लड़ा गया, फिर आप हार जाते हैं। 24 में आप हार जाते हैं। राव नरेंद्र, आप नहीं बताया, 14, 19, 24 3 चुनाव हारे हुए हैं। अब जब 24 का इलेक्शन था, इसमें फेवरेट्स कांग्रेस थी चुनावों में जाने से पहले। रिजल्ट आया तो कांग्रेस की हालत बिल्कुल खराब। एनालिसिस तो किया होगा ना इन लोगों ने, और ये बातें उठने लगी थी कि अब हुड्डा की गिरफ्त से बाहर आएंगे, अब हुड्डा से बाहर विकल्प तलाशे जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि हुड्डा के बाहर कोई विकल्प मिलता ही नहीं है। देखो, ये जो आपका सवाल ना लास्ट वाला, इसका जवाब आखिर में दूंगा। ठीक। जब 2004 में जब चुनाव हुआ तो 67 सीट आई कांग्रेस पार्टी की, और चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे। तब क्या होता था, आईएनएलडी जाट पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी गैर जाट पार्टी मानी जाती थी, बीजेपी कहीं थी ही नहीं। जी। जो वोट बैंक आज बीजेपी का है, वो वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का होता था। उसमें एक बुके होता था, जाट, यादव, दलित, गुजर, पंजाबी, बनिया, और अपने अपने पॉकेट के सब नेता थे। वो जीत के आते थे, सरकार बन जाती थी। तो ऐसा कहते हैं, तब मैं तो 2004 में मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में, तो तब ऐसा कहते हैं कि वो जो 67 सीट आई थी, वो आई थी भजनलाल के नाम पे, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला का जाट राज था, उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया था ताकि गैर जाट मुख्यमंत्री बन सके। लेकिन कांग्रेस ने और खासतौर पर सोनिया गांधी, अहमद पटेल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का पहली बार मुख्यमंत्री बनाया। 2009 आते आते कांग्रेस पार्टी की 40 सीट आई, पूर्ण बहुमत नहीं आया, लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी। हुड्डा साहब ने 2 कार्यकाल अपने लगातार
चला की है। 2014 में इनकी 15 सीट आती हैं, 2019 में इनकी 31 सीट आती हैं और 2024 में इनकी 37 सीट आती हैं। ठीक है, वोट डिफरेंस बहुत कम है, 22,000 वोट का ही डिफरेंस है टोटल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन सीट डिफरेंस 11 है। उनकी 48 है, इनकी 37 है। ये तो ही बात सीटों की। अब आपका सवाल था कि ऐसा क्या हो जाता है कि मैनेज हो जाता है। देखो क्या है नीरज, बहुत सारी बातें कैमरे पे नहीं हो सकती। और कहाँ करेंगे? हाँ, ये उनके रिपरकशंस बहुत लंबे होते हैं। तुम्हारा सवाल ये है कि कैसे मैनेज किया भूपेंद्र हुड्डा ने कि वो फिर से दोनों पद लेके जा रहे हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मजबूत नेताओं को हम पद देना चाहते हैं। हाँ, नहीं मजबूत तो वो हैं, नहीं वो है, ठीक है। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा के जो विरोधी पक्ष है कांग्रेस के भीतर, हरियाणा में खास तौर पर, उनको ये लग रहा है कि राव नरेंद्र जो है वो हमारा आदमी है। अच्छा, ये भी मैसेजिंग है। एक नेता और है, नाम नहीं बताऊंगा, वो और हुड्डा साहब रोज शाम को बैठते हैं। हमारे यहाँ शाम को बैठने मतलब दूसरा होता है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी यही होता है। यही होता है क्या? तो इकट्ठे बैठते हैं, उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इसमें। समाज बता दीजिए कौन से आते हैं। नहीं, उनका इस बात में महत्वपूर्ण रोल है कि उन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया कि नहीं, राव नरेंद्र जो है वो हुड्डा का आदमी नहीं है। कोई पूर्व स्पीकर तो नहीं है ना, इनकी तुम बात कर रहे हो वो नहीं है। ठीक है, वो आजकल नाराज चल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो खुद अध्यक्ष बनना चाहते हैं। मिला नहीं उनको। हाँ, ये बात भी चर्चाओं में थी, इसीलिए नाम ले लिया मैंने। अब इन्होंने क्या किया, उनको सबके पास भेज दिया, राव नरेंद्र को। शैलजा के पास भी जाओ, रणदीप सुरजेवाला के पास भी जाओ, कुलदीप शर्मा के पास भी जाओ, जहाँ जहाँ जा सकते हो जाओ, हमारे पास मत आओ, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, ऐसा दिखाओ कि सबके हो, हमारे नहीं हो। चीजें जब मैनेज होती है ना, वो जो तुम्हारा सवाल है उसका जवाब कैमरे पे संभव नहीं है। क्योंकि अगर मैंने दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जवाब देने से प्रॉब्लम हो जाएगी कांग्रेस में भी? नहीं, कांग्रेस में तो हो ही जाएगी, वहां तो सबको पता है। मतलब जो जिन लोगों को पता होना चाहिए उनको सबको पता है। प्रॉब्लम किस तरह की होगी, चलिए ये बता दीजिए। यार, आंखों देख कर जहर नहीं पिया जाता। मैं ये पानी पी रहा हूँ, पता है कि जहर है, मैं नहीं पीऊंगा, अनजाने में पी सकता हूँ। तो मैंने कहा ना कि नहीं बोल सकते। राजनीति में चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। कैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर मुख्यमंत्री बन के क्या काम करने होते हैं, और फिर जब आपको स्टेट पे कंट्रोल रखना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको दिल्ली मैनेज रखनी पड़ती है, क्योंकि दिल्ली से ही सब कुछ होता है। हर पार्टी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में ही, भाजपा में भी सेम ही है, सबको कमाऊ क्यों चाहिए होते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, लेकिन आखिरी सवाल में 2 सवाल हैं हमारे। एक करके पूछना, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, एक करके ही पूछ लेंगे। पॉलिटिक्स पे ही इंटरव्यू एक पब्लिश किया था हमने, आपका इंटरव्यू था दिग्विजय चौटाला के साथ। दिग्विजय चौटाला उसमें कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी की सेटिंग है, सही कह रहे थे? नहीं, क्योंकि दोनों पार्टी आमने सामने है। सेटिंग तो आमने सामने भी हो सकती है। कांग्रेस ये कहती है कि दुष्यंत चौटाला और बीजेपी की सेटिंग है। हाँ। NLD कहती है कि दुष्यंत चौटाला और बीजेपी की सेटिंग है। दुष्यंत कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की सेटिंग है। कांग्रेस नहीं बोला उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सब मिले हुए हैं जी। तो राजनीति में अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस पार्टी को जहां जो सहूलियत महसूस हो। अब जो अरविंद केजरीवाल जब जेल गए और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो रैली हुई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी दिल्ली की लीडरशिप के मना करने के बावजूद वहां गए, वही आम आदमी पार्टी कल से ट्रोल कर रही राहुल गांधी को। हाँ, वो लद्दाख के मामले पे। हाँ, तो राजनीति है, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। सहूलियत के हिसाब से मैं कौन से वाले फ्रेज को मानूं, दोस्त वाले को कि परमानेंट दुश्मन नहीं है? कोई भी नहीं है, दोनों मानो। अच्छा, ना कोई दोस्त है परमानेंट, ना कोई दुश्मन है परमानेंट। अगर आपकी राजनीति मुझे फिलहाल सूट कर रही है, आप आइए, आपका स्वागत है। नहीं कर रही तो आप जाइए, आप तो बीजेपी की बी टीम हो। क्योंकि आपने जो बताया ना कि हुड्डा साहब ने कहा होगा कि भाई तुम सबके दरवाजे पे जाओ, हमारे पे मत आना, बाकी हम देख लेंगे। तो आमने सामने रहते हुए भी आप दोस्त हो सकते हैं। ये मैंने एज्यूम किया है,
ये कवि की कल्पना है तो कवि की कल्पना कि के आधार पे हम उन्होंने इस तरीके से चीजें मैनेज की होंगी। हम्म, देखो दो कांग्रेस पार्टी में दो ही वो हैं जिन्होंने मौन धारण करके रखा अपनी राजनीति में। हम्म, पहले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ हम्म, और वाकई में मन से करता हूँ। और दूसरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हम्म। बिल्कुल मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन दोनों के मौन में अंतर बहुत है। कोई मजाल की कोई पत्रकार उनसे खबर निकाल ले, पत्रकार छोड़ो यार, मतलब उनकी धर्मपत्नी आदरणीय आशा जी या उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा जी, वो किसी से कुछ शेयर नहीं करते। आप उनसे पूछो कि सर ऐसा है क्या, मेरे को क्या पता। मतलब कुछ बोलते ही नहीं है। मनमोहन जी का वो मौन आदमी चुप रह के क्या क्या चीजें मैनेज कर लेते हैं ना, मतलब समझ से बाहर है भाई साहब। मैंने बहुत पॉलिटिशियन देखे हैं, कई तो हैं जो चुप ही नहीं होते, कई हैं जो अपने हिसाब की खबर देते हैं जो उनको सूट करेगी, यहाँ इसको पेल दो। कई हैं जो प्लांटेशन के माहिर होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह डिफरेंट टाइप चुप रहते थे, वैसे नहीं बोलते थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा गजब का मतलब कम्युनिकेशन है, मतलब कुछ नहीं बोलते। ऐसा कहते हैं उनके नजदीक के लोग कि शायद ही पता हो कि उनकी पत्नी को भी कि वो कल क्या करने वाले राजनीति में। शेयर ही नहीं करते वो किसी से भी। शानदार मैनेजर है। मैंने एक दो बार उनसे मिला हूँ, मैं एक दो बार ही मिला हूँ, ज्यादा तो नहीं मिला। कुछ पूछता हूँ उनसे, मां सर ये ऐसा हुआ क्या, मुझे नहीं पता, तू बता दे। ऐसा नहीं बोलते, ऐसा भी नहीं बोलते। फिर तू जैसे तुम सवाल घुमा घुमा के पूछ रहे हो, फिर मैं पूछूंगा सर ऐसा है क्या, मेरे को कैसे पता होगा। खाटी हरियाणवी नेता हैं। नहीं खाटी हरियाणवी नहीं, हरियाणवी तो चुप ही नहीं होते, हरियाणवी बोल देता है मुंह फट। हाँ वो तो मुंह फट होते हैं। बहुत मतलब उनका जो सिस्टम है ना डाइजेशन का, बहुत तकड़ा है। सब कुछ पता होगा, बताएंगे कुछ नहीं। गुणी व्यक्ति हैं। गुणी बहुत बड़ा भारी गुण है। भारी गुण तो है ही। तो इस गुणी व्यक्ति के हाथों में फिर से अगर सब कुछ ठीक रहा है इनके हिसाब से, तो कमान रहेगी अध्यक्ष पद की भी और सीएलपी की भी। अज्यूम कर रहे हैं प्रतिपक्ष खुद बन जाएंगे और उनका आदमी जो है वो अध्यक्ष बन। हाँ, तो कमान इन्हीं के हाथ में रही ना। हाँ। जैसे उदयमान है। और मैं तो इसको ऐसे कह देता हूँ, अगर ये फैसला हो जाता है, अगर लगा रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, जब तक चिट्ठी हाथ में ना आए ना तब तक कुछ भी तय नहीं है। कुछ मत मानो। जिस दिन चिट्ठी आ गई, एक बात समझ लेना, और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि 2029 के चुनाव की टिकटें भूपेंद्र हुड्डा बांटेगा। यही मेरा सवाल था कि 2029 के चुनाव में भी टिकटें अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बांटेंगे, जो 14, 19, 24 में उन्होंने बांटा है, तो क्या स्थिति होने वाली है? पूरी नहीं बांटी, थोड़ी बहुत, मतलब मेजोरिटी तो इन्होंने ही बांटी है। मतलब 19 में इनके पास पूरा वो नहीं था, कंट्रोल नहीं था। 24 में तो 80 सीटें थी। 24 में 80 सीटें इनकी थी। नहीं 72 72 आउट ऑफ 90। अच्छा, तो 29 में क्या रिजल्ट? अगर राव नरेंद्र अध्यक्ष हो जाते हैं, जो कि उदयमान पार्ट 2 होगा, और हुड्डा साहब सीएलपी हो जाते हैं, तो 29 के चुनाव की टिकटें हुड्डा परिवार फिर से बांटेगा। और अगर हुड्डा परिवार फिर से टिकटें बांटता है, तो आपके राज्य में कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है? राजनीति में 4 साल का प्रेडिक्शन थोड़ी होता है। 4 दिन बाद क्या होगा ये नहीं पता। उदाहरण दूं, 2020 में ट्रंप कैसे आ रहे, 4 साल बाद कैसे वापसी करी, किसने सोचा था? ठीक बात है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, कैसे वापसी करी, पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री बन के आए, किसने सोचा था? बीजेपी 240 आएगी, किसने सोचा था? मैंने सोचा था, मैंने तो बोला भी था। 240 लेकिन राम मंदिर बनाने के बाद 240 आएंगी, किसको पता था? अप्रत्याशित। तो राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति का प्रेडिक्शन तुम तो कर रहे हो 4 साल का के बाद के क्या होगा। मैं आज कह रहा हूं कि 4 दिन बाद क्या होगा ये नहीं पता। यहाँ कौन सी घटना कब घट जाएगी और कब वो पब्लिक सेंटीमेंट में तब्दील हो जाएगी, कुछ कोई भरोसा नहीं होता। संगठन को देखते हुए, संगठन जिस तरह का होना चाहिए और जिस तरह का कभी बन नहीं पाया, अशोक तंवर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब तो संगठन बन गया ना। अभी लगभग 13 साल के बाद जेल अध्यक्ष बने हैं, बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि वो 13 साल लगे और तुम्हारे राज्य में तो कमेटी भी नहीं है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं है। देखिए, कांग्रेस जो है बिना संगठन के चल जाती है, कब तक चल पाएगी ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बिहार के चुनावों के लिए एक संकल्प पत्र की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा में अध्यक्ष और सीएलपी लीडर का जो चुनाव है वो प्रतीक्षित है, अवेटेड है।
देखिए कब तक आता है। काफ़ी सारे पेंच उलझे हुए हैं, काफ़ी सारे नाम जो हैं वो चल रहे हैं। मजबूत नाम दो हैं, राव नरेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। नरेंद्र मोदी की राजनीति पे हमने बहुत कुछ बात की, लद्दाख पे हमने बहुत कुछ बात की, और मुझे लगता है कि ये चर्चा एक तरीके की मुकम्मल चर्चा है। फिर भी आप लोगों को कोई बात अधूरी लगी हो, कोई बात ऐसी लगती हो कि जिसमें उत्तर पूरा ना मिल पाया हो, वो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उस पर भी बातचीत कर सकें। कोई सवाल हो आपका, वो भी ज़रूर बता दें। चर्चा को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदेश जी, चर्चा में हमसे बातचीत बहुत करने बहुत के लिए धन्यवाद हमेशा आपका नीरज जी। पूरा धन्यवाद भी नहीं बोलने देते। बहरहाल धन्यवाद आप सभी का। कोई सुझाव हो, सवाल हो, परामर्श हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का जो बटन है उसको दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के आपको मिलती रहे। शुक्रिया।